वैज्ञानिकों ने पैनक्रियाटिक कैंसर के इलाज के लिए एक नई दवा की खोज की है, जिस दवा से संबंधित आंकड़े हाल ही में अमेरिका में वैज्ञानिकों की कॉन्फ्रेंस में पेश किए गए। ये आंकड़े बताते हैं कि इस दवा के इस्तेमाल के बाद रोगियों में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो लगभग दोगुनी हो जाती है। तो जाहिर तौर पर ये दवा बहुत बेहतरीन काम कर रही है और इस पर अभी और ज्यादा रिसर्च की जा रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट उपलब्धि जो है वो ह्यूमन जो डेवलपमेंट है उसमें साबित हो सकती है, क्योंकि कैंसर जो है वो वर्तमान समय में हमारे लिए सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक बना हुआ है। तो अगर हम कैंसर का इलाज ढूंढ लेते हैं, अगर हम कैंसर का उपचार ढूंढ लेते हैं, तो ये ह्यूमंस के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। और ये जो दवा खोजी गई है, ये दवा न केवल पैनक्रियाटिक कैंसर पर काम करती है बल्कि और भी दूसरे प्रकारों पर काम कर सकती है अगर इस पर ज्यादा रिसर्च की जाती है। तो आज इसी पूरे टॉपिक पर हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखें तो एक नई दवा की खोज की गई है, जिस दवा का नाम क्या है? दवा का नाम है आपका डेरोक्सिन रेसिब। तो डेरोक्सिन रेसिब जो है ये दवा बेसिकली यहाँ पर खोजी गई है, अग्नाशय कैंसर यानी कि पैनक्रियाटिक कैंसर को लेकर के काम करती है। पैनक्रियाटिक क्या होते हैं, पैनक्रियाज क्या होते हैं? पैनक्रियाज, सबसे पहले अगर आप देखें, पैनक्रियाज हमारी बॉडी में पाए जाने वाले सेल्स होते हैं जो कि मुख्य तौर पर हमारे शरीर में डाइजेशन के में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इसके साथ साथ हार्मोन्स पैदा करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो आपके पैनक्रियाज होते हैं, सेल होते हैं जिनका रोल होता है आपका डाइजेशन में और हार्मोन्स को पैदा करने में, और यहीं पर आपको कैंसर देखने को मिलता है। और पैनक्रियाटिक कैंसर को सबसे ज्यादा खतरनाक कैंसर के तौर पर, सबसे डेंजरस कैंसर के तौर पर जाना जाता है। क्यों सबसे डेंजरस कैंसर है, इस पर अभी हम आगे बात करेंगे, क्योंकि इसका इलाज बहुत मुश्किल होता है। तो ये हमने देख लिया। सबसे पहले आपका ये दवा हमने देखी, ये दवा यहाँ पर वैज्ञानिकों की तरफ से डेवलप की गई है। इससे रिलेटेड आंकड़े पेश किए गए हैं, जो आंकड़े ये बताते हैं कि अगर आप इस दवा का इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई पैनक्रियाटिक कैंसर से प्रभावित व्यक्ति है वो इस दवा का इस्तेमाल करता है, तो उससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग दोगुनी हो जाती है। तो इस पर अभी हम आगे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हिस्टोरिकली देखें, ऐतिहासिक तौर पर अगर आप देखें, तो दुनिया भर में पैनक्रियाटिक कैंसर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कितनी रही है। अगर आप इसको कंपेयर करें 1990 से, तो 1990 के दशक में अगर कोई व्यक्ति पैनक्रियाटिक कैंसर से प्रभावित होता था तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मात्र 6 महीने के आसपास मानी जाती थी। तो 6 महीने के आसपास जो है जीवन की संभावना होती थी। उसके 3 दशक बाद अगर आप देखें, लगभग 30 सालों बाद भी अगर आप देखें, उसके 3 दशक बाद भी आज हम अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है पैनक्रियाटिक कैंसर की वजह से बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा पाए हैं। फिलहाल जो आपका एक नॉर्मल सिचुएशन में जो पैनक्रियाटिक कैंसर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहती है वो आपका 9 से 12 महीने के आसपास रहती है। यानी कि आज से 3 दशक पहले ये 6 महीने के आसपास थी और पिछले 3 सालों में हम पैनक्रियाटिक कैंसर से लाइफ एक्सपेक्टेंसी को केवल 6 महीने तक ही बढ़ा पाए हैं। 6 से अभी फिलहाल ये 9 से 12 महीने के आसपास है। लेकिन जब ये दवा यहां पर पेश की गई, इस दवा के पेश होने के बाद जो रिसर्च हमारे आंकड़े निकल करके आए, वो आंकड़े ये बताते हैं कि अब आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो लगभग दोगुनी हो गई है। यानी कि 1 साल से बढ़कर के 2 से 3 साल के आसपास पहुंच गई है। और इसको हम विज्ञान में, इसको हम जो मेडिसिन है उसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखते हैं कि आपने किसी व्यक्ति की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो लगभग यहां पर दोगुनी कर दी है। तो ये इंपॉर्टेंट जो मिरेकल हुआ है, ये जो मैजिक हुआ है, ये इस दवा की वजह से हुआ है। तो दवा का नाम यहां पर आपको याद रखें, दवा का नाम फिर से आप देख लीजिए, डेरोक्सिन रेसिब। तो ये दवा है जिस दवा की वजह से ये उपलब्धि हम हासिल कर पाए हैं। तो हमने देखा कि ये दवा की इंपॉर्टेंस क्या है, इसके रिजल्ट क्या दिखाते हैं, वो भी हमने यहां पर देख लिया है। अभी और ज्यादा हम डिटेल्स इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर के आए हैं जिसका नाम है आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स। तो ये एक फाउंडेशन कोर्स है जहां पर आपकी नींव को मजबूत किया जाएगा। जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, चाहे वो आपके प्रीलिम्स के सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपके मेंस के सब्जेक्ट हो, सारे टॉपिक्स को हम डिटेल से लेकर, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक हम कवर करेंगे, बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। सारी क्लासेस आपकी लाइव होने वाली हैं। करोल बाग और नोएडा सेंटर से क्लासेस लाइव होंगी, तो क्वालिटी को लेकर के आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ साथ आप ऑनलाइन क्लासेस को कभी भी अपनी सहूलियत के मुताबिक देख सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स इस पूरे कोर्स में आपको मिलेंगे। एआई पावर्ड लर्निंग आपको मिलेगी, इसमें आपको 400 से ज्यादा स्ट्रक्चर्ड क्लासेस मिलेंगी, सब्जेक्ट वाइज नोट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, आपको मेंस की कैप्सूल सीरीज मिलेगी, प्रीलिम्स की टेस्ट बुक जो है वो यहाँ पर आपको मिलेगी, आपको अपने आंसर टेस्ट चेक कराने की सुविधा मिलेगी,
और करंट अफेयर का पूरा जो पैकेज है वो भी यहाँ पर आपको मिलेगा, वो भी पूरे 3 साल के लिए। तो एक बहुत अच्छा कोर्स यहाँ पर आपको मिलेगा। अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए 8750187501। इस नंबर पर आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब हम यहां से बढ़ते हैं आगे, और हम बात कर रहे थे कि आपका जो पैनक्रियाटिक कैंसर है उसका इलाज करना इतना मुश्किल क्यों होता है, पैनक्रियाटिक कैंसर को इतना डेंजरस क्यों माना जाता है। इसके पीछे वैज्ञानिक 3 कारण बताते हैं। सबसे पहला कारण यह है कि अगर आप सामान्य कैंसर देखें, जो दूसरी प्रकार के कैंसर होते हैं, वहां पर आपका जो इलाज किया जाता है वो इलाज होता है आपका टारगेटेड थेरेपी के माध्यम से, इम्यूनोथेरेपी के माध्यम से। लेकिन जो पैनक्रियाटिक कैंसर होता है उसमें ये थेरेपीज काम नहीं करती हैं। क्यों काम नहीं करती हैं, उसके पीछे का मुख्य रीजन जो है वो ये है कि बेसिकली आपका ये जो आपका पैनक्रियाटिक कैंसर होता है, इस पैनक्रियाटिक कैंसर के चारों तरफ आपको एक स्टोमेटा की एक कवच देखने को मिलता है। जो आपका पैनक्रियाटिक कैंसर है वो अपने चारों तरफ स्टोमेटा की एक कवच बना लेता है, जिसकी वजह से जब आप सामान्य थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, जब आप टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये इम्यूनोथेरेपीज के जो अणु हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो यहां तक, ये पैनक्रियाटिक कैंसर तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि चारों तरफ आपका ये पहले से एक स्ट्रक्चर मौजूद है, जिसकी वजह से ये जो आपका पैनक्रियाटिक कैंसर है वो अंदर सुरक्षित रहता है और अंदर ग्रो करता रहता है। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हुआ। तो हमने देखा सामान्य चीज पे काम नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने चारों तरफ आपका स्टोमेटा का एक कवच बना लेता है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर इसका ये रहता है कि आपका ये जो पैनक्रियाटिक कैंसर है, पैनक्रियाटिक कैंसर के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसको आप शुरुआत में पता नहीं लगा सकते हैं। 70 से 90% मामले ऐसे होते हैं जहां पर पैनक्रियाटिक कैंसर जब किसी व्यक्ति को पता लगता है तो वो बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच चुका होता है, जिस एडवांस स्टेज में पैनक्रियाटिक कैंसर का इलाज असंभव है। तो ऐसे में शुरुआत में ही पता नहीं लगता, शुरुआत में इसके सिम्टम नहीं पता लगते हैं, और जब सिम्टम्स पता लगते हैं, जब इसके बारे में हमको पता लगता है, तो ये एडवांस स्टेज में पहुंच चुका होता है, जहां पर इसका इलाज बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो ये 3 फैक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिन फैक्टर्स की वजह से पैनक्रियाटिक कैंसर को इतना ज्यादा खतरनाक माना जाता है। तो हमने तीनों फैक्टर्स यहां पर देख लिए हैं। अब यहां पर जो आपका स्टोमेटा है उसके कवच की अगर आप बात करें तो कवच वो भी इलाज को बहुत ज्यादा मुश्किल बनाता है। तो इसमें हमने देखा कि आपका जो अग्नाशय ट्यूमर है, यानी कि जो आप जहां पर जो अनकंट्रोलेबल ग्रोथ जो हो रही है सेल की, जो उसको ट्यूमर कहा जाता है, तो ट्यूमर अपने चारों तरफ एक सघन फाइब्रोटिक आवरण का निर्माण करता है। किसका? स्टोमेटा का एक आवरण बना लेता है, कवच बना लेता है। ये उपलब्ध उपचार पद्धतियां जो, यानी कि वर्तमान समय में हमारे पास जो पद्धतियां मौजूद हैं, जिसको कीमोथेरेपी भी आप कह सकते हैं, टारगेटेड थेरेपी कहा जा सकता है, इम्यूनोथेरेपी कहा जा सकता है, तो ये जो हैं ये प्रभावी रूप से काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये जो कवच है ये पारंपरिक कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी अणुओं को कैंसर कोशिकाओं तक पहुंचने ही नहीं देता है। जिसकी वजह से जैसे अगर आप दवा ले रहे हैं तो दवा जब तक वहां पर पहुंचेगी नहीं जहां पर दवा की जरूरत है, तब तक वो आपका इलाज भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में यहां पर क्या होता है, जो आपका पैनक्रियाटिक कैंसर है उसमें दवा कैंसर तक पहुंच ही नहीं पाती, कैंसर के सेल तक, ये ट्यूमर सेल तक पहुंच ही नहीं पाती है, जिसकी वजह से आप उसका इलाज भी नहीं कर सकते हैं। और यही बहुत बड़ी बाधा जो है वो पैनक्रियाटिक कैंसर में हमारे सामने देखने को मिलती है, और इसी बाधा को ठीक किया गया है इस दवाई के माध्यम से। अब दवाई कैसे काम करती है उसको समझने के लिए हमको एक जीन को समझना पड़ेगा। जीन का नाम है आपका RAS जीन। जीन का नाम है RAS जीन। तो RAS प्रोटीन भी इसको कहा जाता है। RAS प्रोटीन का नाम निर्माण होता है RAS जीन के माध्यम से। तो ये जो RAS जीन है इसका मेन काम क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो RAS जीन जो है इसका मेन काम है हमारे शरीर में कोशिकाओं की जो वृद्धि है, कोशिकाओं का जो विभाजन है, उनकी जो एग्जिस्टेंस है, यानी कोशिकाओं के डेवलपमेंट को कंट्रोल करना, कोशिकाओं के विकास को कंट्रोल करना। तो ये जीन जो है, ये जीन बेसिकली आपका ऑन और ऑफ की तरीके से काम करता है। जब ये जीन ऑन होता है तो कोशिकाओं का विकास होता है, जब ये जीन ऑफ होता है तो कोशिकाओं का डेवलपमेंट, कोशिकाओं का विकास रुक जाता है। और इस जीन के आपको 3 मुख्यतः प्रकार देखने को मिलते हैं, 3 आपको टाइप देखने को मिलेंगे। एक आपका HRAS जीन है, एक आपका KRAS जीन है, और एक आपका NRAS जीन है। इसमें से जो आपका KRAS जीन है, इस जीन को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, और ये जीन जो है मुख्य तौर पर ऑन और ऑफ करने वाला जो काम है उस काम को करता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति में बेसिकली आपका ये जीन है जो KRAS जीन है, जब किसी व्यक्ति में ये KRAS जीन में म्यूटेशन हो जाता है, उत्परिवर्तन हो जाता है, तो इसकी वजह से जो आपका जो स्विच है, एक तरीके से यहाँ पे स्विच अगर आप देखें तो ये जो स्विच है जो कि कोशिकाओं की ग्रोथ को ऑन और ऑफ करता है, वो स्विच खराब हो जाता है और कोशिका हमेशा जो है ऑन की सिचुएशन में चली जाती हैं।
जब कोशिकाएं हमेशा ऑन की सिचुएशन में है, यानी कि ऑन का क्या मतलब है कि कोशिका ग्रो कर रही है, कोशिका का विकास हो रहा है, सेल का विकास हो रहा है, और ऑन की सिचुएशन लगातार अगर बनी रहती है तो कोशिका का लगातार विकास होता रहता है, लगातार कोशिका का डेवलपमेंट होता है। तो एक अनकंट्रोलेबल सिचुएशन आ जाती है, अनियंत्रित सिचुएशन आ जाती है, तो कोशिका जो है वो बेसिकली लगातार इसमें डेवलपमेंट होता रहता है, और इसी को ट्यूमर का डेवलपमेंट कहते हैं, इसी को ट्यूमर का डेवलपमेंट कहा जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है कि ये बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, आरएएस जीन क्या है, के आरएएस जीन क्या है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो लगभग आपका एक रिपोर्ट ये बताती है कि लगभग आपका दुनिया भर में जो भी पैनक्रियाटिक कैंसर होते हैं उसमें से 80 से 90% पैनक्रियाटिक कैंसर जो है, लगभग 80 से 90% पैनक्रियाटिक कैंसर जो है वो आपका के आरएएस जीन में उत्परिवर्तन की वजह से होते हैं। लगभग 80 से 90% जो पैनक्रियाटिक कैंसर हैं वो KRAS जीन में उत्परिवर्तन की वजह से होते हैं। और इसके साथ साथ आपका जो आपको जितने भी, ये तो आपका ये तो स्पेशली पैनक्रियाटिक कैंसर की बात हो रही है, इसके साथ साथ आपको दूसरे टाइप के जितने भी कैंसर देखने को मिलते हैं, जितने भी कैंसर के प्रकार देखने को मिलते हैं, उनमें से लगभग 20% जो कैंसर है, 20 से 30% जो कैंसर के प्रकार हैं वो आपका के आरएस जीन में उत्परिवर्तन की वजह से होता है, जिस पर अभी हम आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल यहां पर हमने देखा कि जो आपका पैनक्रियाटिक कैंसर है उसमें से 80 to 90% पैनक्रियाटिक कैंसर केवल आपका के आरएस जीन में उत्परिवर्तन की वजह से होता है। तो अब सीधा सा हमारे पास जो जवाब है कि अगर आपको पैनक्रियाटिक कैंसर को ठीक करना है तो आपको किसको टारगेट करना पड़ेगा, आपको इस जीन को टारगेट करना पड़ेगा, आपको इस जीन पर जो है को लक्षित करना पड़ेगा। और जो हमारी दवा है, हमारी जो मेडिसिन हमने यहां पर डेवलप की है, वो मेडिसिन बेसिकली इसी जीन को टारगेट करती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मेडिसिन कैसे काम करती है। इसको भी थोड़ा सा हम अगर देखने की कोशिश करें तो ये जो आपका डायरोक्सिन मेडिसिन है, ये मेडिसिन बेसिकली एक नई तरीके की मेडिसिन है। ये कैसे काम करती है, इसकी उपलब्धियां क्या रही हैं, उसकी अगर आप बात करें तो ये बेसिकली आपको ओरली लेनी होती है, यानी कि जैसे आप सामान्य दवाई लेते हैं, फीवर में कोई दवाई लेते हैं, आप कफ में कोई दवाई लेते हैं, तो वैसे ही ओरली आपको जो है ये दवाई लेनी, मौखिक रूप से दवाई लेनी पड़ती है। ये दवाई बेसिकली आपका अगर आपने पहले से कीमोथेरेपी ली हुई है तो कीमोथेरेपी लेने के बाद अगर आप इस दवाई को कंज्यूम करते हैं, अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं, तो इसमें आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो जो सर्वाइवल रेट है, वो लगभग 2 गुना हो जाता है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इस पूरी दवाई में हमने देखा ये पूरी दवाई जो है वो आपका सीधे के आरएस जीन की जो लगातार सक्रियता है, लगातार उसका जो ऑन मोड है उसको टारगेट करती है और उसके ऑन मोड को बंद कर देती है, जिसकी वजह से जो आपका कोशिका की ग्रोथ है वो ग्रोथ भी रुक जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो आपका डायरोक्सिन रेसिप दवा है, ये दवा कैसे काम करती है। वो हमने देखा कि ये दवा जो है वो आपका डायरेक्टली के आरएस जीन को टारगेट करती है। अब हम दोनों जो आपके उपचार रहे हैं, जो पहले का मेथड था ठीक करने का और जो नई दवाई हमने डेवलप की है, दोनों को अगर आप कंपेयर करें कि क्या डिफरेंसेस दोनों में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर आप देखें स्टोमेटा को प्रभावित करने की जो क्षमता है, क्या पहले के उपचार में ये क्षमता मौजूद थी? तो बिल्कुल नहीं थी, तभी हमको नया उपचार डेवलप करना पड़ा है। तो पहले का जो उपचार था उसकी स्टोमेटा को प्रभावित करने की जो क्षमता थी, उसको ब्लॉक करने की जो क्षमता, जो स्टोमेटा को तोड़ने की जो क्षमता थी, वो क्षमता बहुत लिमिटेड थी यहाँ पर। लेकिन ये जो दवा है, ये दवा बेसिकली आपका डायरेक्टली जो है कोशिकाओं के साथ काम करती है और जो स्टोमेटा का जो पूरा एक ब्लॉक बना रहता है, या जो उसके जो बाधा है, उस बाधा को पार कर सकती है। दूसरा अगर आप देखें तो इसमें KRAS लक्ष्यीकरण आपको देखने को मिलता है। जो पुरानी वाली जो मेथड था, पुराना वाला पैनक्रियाटिक सेल को टारगेट करने का जो मेथड था, उसमें इस जीन को टारगेट नहीं किया जाता था, लेकिन नए मेथड में जो नई दवा हमने डेवलप की है उसमें इस जीन को टारगेट किया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो क्या पैनक्रियाटिक कैंसर के क्या परिणाम रहे हैं, तो पहले वाली दवा में बहुत ज्यादा परिणाम आपको देखने को नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि जो आपका स्टोमेटा का जो बेसिकली फाइबर युक्त जो बाहर एक लेयर बनी रहती थी, वो लेयर दवाओं को रोक देती थी। तो पुरानी वाली मेडिसिन में, पुराने वाले मेथड में कोई आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलता था। लेकिन नए मेथड जो है, नया जो आपका मेडिसिन है, उसमें आपको ज्यादा रिजल्ट देखने को मिले हैं। उसमें आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो लगभग 2 गुनी हो गई है। लेकिन एक सवाल यहां पर ये उठता है कि जो हमने दवा डेवलप की है, क्या ये दवा का कोई साइड इफेक्ट भी है? क्या ये दवा बिना साइड इफेक्ट के है? तो ऐसी कोई भी दवा नहीं है जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। इस दवा के भी सामान्यतः साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आप देखें तो त्वचा पर आपके हल्के हल्के रैशेज आपको देखने को मिलते हैं,
इसके साथ साथ आपको लूज मोशन हो गया, माउथ अल्सर हो गया, इसके साथ साथ नौशिया हो गया, ग्लोबिन स्तर में कमी, हीमोग्लोबिन स्तर में कमी हो गई। इस तरीके के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आपको रोगियों में देखने को मिलते हैं। और रिसर्च ये बताती है, जो अध्ययन, जो आंकड़े पेश किए गए उन आंकड़ों में ये भी बताया गया कि कुछ रोगी ऐसे थे जिन पर जो आपके प्रभाव थे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गए थे, जिनकी वजह से उन रोगियों पर जो दवा की जो डोज है उस डोज को भी कम करना पड़ा था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरी रिपोर्ट में बताया गया है। इसके अलावा वो जो हमने 20% वाले पॉइंट की बात की थी, उसको अगर आप देखने की कोशिश करें तो हमने देखा था कि बेसिकली आपका जो तमाम प्रकार के जो कैंसर होते हैं, हर एक प्रकार का जो कैंसर है उसमें से आपके 20% जो मामले आते हैं, 20% मामले केवल और केवल आपका KRAS जीन में उत्परिवर्तन की वजह से होते हैं। तो अगर हम कोई दवा ऐसी डेवलप कर रहे हैं जो कि KRAS जीन में उत्परिवर्तन को टारगेट करती है, तो वो दवा न केवल पैनक्रियाटिक कैंसर के लिए लाभकारी होगी, बल्कि वो दवा आपका इन केसेस में भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। इनमें जैसे आपका फेफड़ों का कैंसर हो गया, तो फेफड़ों का कैंसर भी जो है वो भी आपका KRAS जीन की वजह से होता है। या कोलन कैंसर हो गया, कोलन कैंसर जो है वो भी KRAS जीन में उत्परिवर्तन की वजह से होता है। तो फेफड़ों का कैंसर, कोलन कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, इन तमाम कैंसर्स में ये जो दवा है, ये दवा बेसिकली हमारी काम कर सकती है। तो ये दवा न केवल आपका पैनक्रियाटिक कैंसर के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये दवा इसके साथ साथ जो अग्नाशय कैंसर है, पैनक्रियाटिक कैंसर के साथ साथ फेफड़ों के कैंसर और कोलन के कैंसर में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो ये भी टॉपिक हमने यहां पर देख लिया है। इसके अलावा अगर आप देखें भारत में क्या ये दवा उपलब्ध है वर्तमान समय में, तो अभी फिलहाल ये दवा भारत में उपलब्ध नहीं है। अभी ये दवा केवल आपको अमेरिकन मार्केट में देखने को मिलेगी और उसमें भी रिसर्च चल रही है। कमर्शियल लेवल पर अभी ये दवा आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो भारत में भी ये दवा मौजूद नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इस दवा के अच्छे परिणाम आ रहे हैं तो कमर्शियल लेवल पर इसका जो डेवलपमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद हो सकता है भारत में भी एक बड़ा बाजार इस पूरे दवा के लिए डेवलप हो जाए। तो फिलहाल भारत में दवा मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो जिस तरीके के रिजल्ट आए हैं उन रिजल्ट्स के आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये ऑन्कोलॉजी के लिहाज से एक नए युग की शुरुआत है, एक नए एरा की शुरुआत है। और ये भारत में इस दवा की उपलब्धि जो है जल्द ही सुनिश्चित हो सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने समझ लिया है। तो सारा टॉपिक जो है, पूरा उम्मीद है सारा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ये दवा कैसे काम करती है, दवा की खास बात क्या है, ये भी आपको समझ में आ गई होगी। अब अंत में आपके लिए एक करंट अफेयर का सवाल है। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में चर्चा में रहा KRAS जीन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मधुमेह के उपचार से, ऑप्शन बी पैनक्रियाटिक कैंसर सहित अन्य कैंसरों के उपचार में होने वाले उत्परिवर्तन से, ऑप्शन सी अल्जाइमर रोग के अनुवांशिक कारणों से, और ऑप्शन डी रक्तचाप नियंत्रण से। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर आपका KRAS जीन जो है वो इनमें से किससे संबंधित है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।